झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा और आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम फिर से कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए उसमें गणित का पाठ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी का पाठ सूरदास के पदों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित का पाठ संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पाठ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो है वास्तविक संख्याएं पार्ट 3। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई एक अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। चलिए इसका अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि p बराबर है 3 के तथा a बराबर है 6 के, तो a का वर्ग होगा 6 गुने 6 यानी कि 36। अब हम देखते हैं a स्क्वायर यानी कि 36 3 से विभाजित है, तो 6 यानी कि a भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। चलिए देखते हैं कैसे। सिद्ध कीजिए कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास का अर्थ होता है हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम उस पर परिमेय संख्या की परिभाषा तथा अन्य परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे और हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी विरोधाभास। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। सबसे पहले कल्पना करेंगे कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 यानी वर्गमूल 2 बराबर है a/b के। अब जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, यानी a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः b वर्गमूल 2 बराबर में a। पिछले समीकरण को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2b² बराबर a²। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को। अगर हम
ए स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं 2 गुने में बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के 2 गुणनखंड है 2 तथा बी स्क्वायर। इसका अर्थ है 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2 ए को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब a का मान जो कि 2c है प्रतिस्थापित करने पर हमें 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अगर b स्क्वायर बराबर में 2 गुने में c स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर के 2 गुणनखंड है 2 तथा c स्क्वायर, यानी इसका अर्थ है 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा थ्योरम 1.3 से, जो हमने इस प्रश्न के पहले किया था। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो है 2। हमने पहले देखा कि 2 a को विभाजित करता है और अभी हमने देखा कि 2 b को भी विभाजित करता है। तो यहाँ a और b में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा लगाया था तो हमने लिखा था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको भी किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यही सारे स्टेटमेंट्स और यही सारे स्टेप्स का प्रयोग करना है। तो आप इन सभी स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें तथा घर जाकर के अपनी एनसीईआरटी की किताब से इस प्रकार के प्रश्नों का हल करें ताकि आपको स्टेप्स लर्न हो जाए। इस वीडियो में हमने सीखा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हमने अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। ये पद जितने आनंद देने वाले हैं उतने ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ से संबंधित प्रसंग को जानेंगे कि पाठ किस पर आधारित है या ये कविताएं किस विषय पर आधारित हैं। साथ ही हम पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या करेंगे, उसे समझेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र है कृष्ण भक्त कवि सूरदास का।
सूरदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन बिता दिया और अपने सारे भजन कृष्ण को आधार बनाकर लिखे। इनकी इन कविताओं में, इन भजन में कृष्ण के बाल रूप का, वृंदावन के प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इनकी ये कविताएं साहित्य जगत में वात्सल्य रस के लिए बहुत जानी जाती हैं। इनके काव्य ग्रंथ में सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन कविताओं का केंद्र बिंदु है कृष्ण का मथुरा जाना और गोपियों का उदास होना। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि कृष्ण वृंदावन में रहते थे, पर वह मथुरा चले गए और जब वह मथुरा गए तो गोपियां उदास रहने लगी। इसका पता जब श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने उद्धव को निर्गुण योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा। अब विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि निर्गुण योग क्या होता है। निर्गुण योग ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी मूर्ति, किसी भी भौतिक वस्तु की पूजा नहीं होती। हम सिर्फ उसे एक निर्गुण, जिसके कोई गुण नहीं है, उसको आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं, जिसे गोपियां स्वीकार नहीं करती। वह कहती हैं कि कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं और हम उन्हीं की पूजा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला कठिन शब्द है बड़भागी, जिसका अर्थ है भाग्यवान। अपरस यानी बिना छुए। पुरइनी पात, पुरइनी मतलब कमल और पात यानी पत्ता, अर्थात कमल का पत्ता। बोरियों यानी डुबाया और परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। पहली पंक्ति है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी हे ऊधो तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अब भाग्यवान क्यों है ऊधो? आगे देखिए, क्यों उद्धव को भाग्यवान कह रही है गोपियां। वो कहती हैं कि तुम स्नेह के धागे से बंधे हुए हो। स्नेह का धागा यानी कृष्ण। तुम कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं जागा। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं जागा। तुम उससे अब तक अछूते हो, इसलिए तुम भाग्यवान हो। आगे वे कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है जैसे कमल का पत्ता, पुरइनी पात, रहत जल भीतर। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर कमल के पत्ते को पानी बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। कृष्ण के पास रहते हो, किंतु तुम में प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। आगे वे कहते हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। मतलब एक और उदाहरण दिया है। वे कहती हैं कि तेल की मटकी जब पानी में डुबोई जाती है तो भी पानी जो है वह उस मटकी को प्रभावित नहीं कर पाती। मटकी जो है वह पानी की बूंद से मिलती तक नहीं है। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप देखेंगे जल जो शब्द है वह प्रेम के संबंध में प्रयोग किया जा रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं पद को। अगला है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी तुमने प्रीति नदी में यानी प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोया। और दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किया है, मोहित किया है, मुग्ध किया है। इसीलिए तुम्हें तो प्रेम का अर्थ ही नहीं मालूम, तो तुम क्या प्रेम जानोगे, इसीलिए तो तुम भाग्यवान हो। आगे वे कहती हैं कि हम तो, अबला मतलब होता है औरत, हम तो भोली औरतें हैं जो कृष्ण से ऐसे प्रेम करती हैं जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है। यहाँ पर आप सूरदास लिखा देखेंगे। सूरदास जो है वह कवि है। कवि अपनी बात गोपियों के माध्यम से कह रहा है कि जो कृष्ण हैं वह ऐसे हैं जैसे गुड़, और हम चींटी के समान गुड़ से लगे रहते हैं, अर्थात कृष्ण की पूजा करते हैं। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पद समझ आया होगा। आइए अगला पद पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है बिथा। बिथा का मतलब होता है व्यथा यानी दुख दर्द।
ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये जो सूरदास की कविताएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं और ब्रज भाषा में थोड़े जो शब्द हैं वह बदले हुए रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इन शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ आएंगे। देखिए, अगला शब्द है संदेशनी। संदेशनी का अर्थ होता है संदेशों को। अगला शब्द है बिरहिनी। विरहा मतलब होता है दुख, वो दुख जो साथी के ना होने पर हो, तो वियोग में रहने वाला या रहने वाली को बिरहिनी कहते हैं। अगला है मर्यादा। तो मर्यादा शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। यहां पर आप देखेंगे या को जा कहा जा रहा है, ब्रज भाषा में या को जा कहा जाता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम पद का अर्थ समझते हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रही है, यानी मन की मन ही माझ रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई है। क्योंकि वह कहती हैं कि हे उद्धव, बताओ हम अपनी बात किससे कहें, हम अपना दुख दर्द किससे कहें, हम अपनी व्यथा किससे कहें, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि अवधि आधार आस आवन की, यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि के आस में हम तन मन व्यथा सही, यानी तन और मन के दुखों को सह रहे थे, तन और मन की व्यथा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी, वे कहते हैं कि अब इन योगों के संदेश को सुन सुनकर तुम हमें बहुत दुख दे रहे हो। बिरहनी बिरहा दही मतलब एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विछोह में हम, वियोग में हम दुखी हैं, ऊपर से तुम और विरहा दे रहे हो, दुख दे रहे हो। आगे वे कहती हैं कि चाहती हुती गुहार जीतीते, वे कहती हैं कि जहां हम अपने दुखों को कहते थे, जिससे हम रक्षा के लिए आवाज लगाते थे, उतीते धार बही, अब वहां पर हमें कोई सहारा नहीं है, अब हमें उसका कोई सहारा नहीं है। अंत में वे कहती हैं कि अब धीर धरे क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास अब गोपियों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम क्यों धीर रखें, अब हम क्यों सब्र रखें, क्योंकि अब तो जो प्रतीक्षा की मर्यादा है वह ही समाप्त हो गई है, हमारा सब्र खत्म हो गया है। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने जाना कि सूरदास कौन थे और उद्धव भाग्यवान क्यों हैं और इसका अर्थ क्या है। साथ ही हमने गोपियों के सब्र की मर्यादा क्यों समाप्त हुई, इस पर भी चर्चा की। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आप पद संख्या 3 और 4 को पढ़कर आएंगे, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पृष्ठ संख्या 6 पर है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने सूरदास के पद पढ़े थे और आज हम इस वीडियो में शेष पदों को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पद संख्या 3 और 4 के प्रसंगों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पदों की व्याख्या करेंगे यानी उसे समझेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का भी जिक्र करेंगे और उसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम पद संख्या 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रसंग ये है, गोपियां श्री कृष्ण से अपना संबंध बताती हैं और क्योंकि गोपियां दुखी हैं इसीलिए वह उद्धव को कुछ नहीं कहती प्रत्यक्ष तौर पर, वह एक भंवरे को संकेत बनाकर ये सारी बातें कहती हैं और इसीलिए इन कविताओं को, इन पद को एक रचना में संकलित किया गया है जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। यहाँ पर उद्धव के निर्गुण योग संदेश का प्रभाव किस तरीके से गोपियों पर पड़ता है और गोपियां किस तरीके से उसके निर्गुण योग के संदेश को खारिज कर देती हैं, उसका भी वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद को समझने से पहले कुछ कठिन शब्द समझ लेते हैं।
हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने हाथ में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा या तिनका रखे रहता है। अगला शब्द है उर। उर का मतलब होता है हृदय। जकरी यानी रटती हैं। करवी ककरी, अब देखेंगे आप, क्योंकि हमने पहले चर्चा की थी कि यह ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा में ड़ के स्थान पर र का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहां पर कड़वी ककड़ी को करवी ककरी लिखा हुआ है। व्याधि का मतलब होता है रोग, और चक्री का मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब जो स्थित ना हो, जो हिलते डुलते रहे। आइए अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे लिए कृष्ण उस हारिल के समान है, उस हारिल की लकड़ी के समान है जो हमेशा उस पक्षी के हाथ में रहता है और वह मृत्यु हो जाने पर भी उसे नहीं छोड़ता। तो हम कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करते हैं। आगे वे कहती है कि हमने इस लकड़ी को अपने मन से, वचन से और कर्म से पकड़ रखा है, दृढ़ रूप से पकड़ रखा है, हम इसे छोड़ने वाली नहीं हैं। वे कहती हैं कि जागते सोते दिन रात हम कान्हा यानी कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, कृष्ण को याद करते रहते हैं, क्योंकि वह हमारा ईश्वर है, हमारा श्रद्धेय है। आगे वे कहती हैं कि तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। विद्यार्थियों, आपने कभी कड़वी ककड़ी खाई है? नहीं ना, क्योंकि वह बहुत ही कड़वी होती है, उसे खाया नहीं जा सकता, हम उसे चक्कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर गोपियां सुनती हैं निर्गुण योग के बारे में और वह उसे कड़वी ककड़ी के समान लगता है और वह उसे अपनाना नहीं चाहती। आगे वे कहती हैं सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यानी ये जो निर्गुण योग है वह हमारे लिए रोग है, जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना ही सुना है और ना ही हम इसे प्रयोग करने वाले हैं। आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह निर्गुण योग का जो संदेश है यह उन लोगों को सौंप दो, या उन लोगों को दो जिनके मन अस्थिर हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा तो मन स्थिर है। किस पे स्थिर है? कृष्ण पर स्थिर है। हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं, इसीलिए हम अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। आइए विद्यार्थियों, अब अगला पद समझते हैं। अगले पद को समझने से पहले कुछ कठिन शब्द समझ लेते हैं। पहला शब्द है मधुकर। मधुकर यानी भंवरा। और जैसा कि अभी हमने वर्णन किया कि जो गोपियां जो कुछ कह रही हैं वह उद्धव से नहीं कह रही हैं, एक भंवरे से कह रही हैं, इसीलिए यहाँ पर उद्धव को मधुकर कहा गया है, भंवरा कहा गया है। आगे डोलत। डोलत शब्द का मतलब होता है फिरना यानी घूमना। फेर पाही मतलब फिर प्राप्त होंगे या पाएंगे। और अगला शब्द है धर्म। धर्म यानी धर्म। जो ब्रज भाषा है उसमें रेफ का विधान नहीं होता, रा रेफ का विधान नहीं होता, इसलिए जहां पर भी रा का प्रयोग होता है वह पूरे रूप में होता है, तो रेफ की जगह पर पूर्ण रा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए धर्म धर्म है। आइए व्याख्या देखते हैं। हरिहर राजनीति पर आए। यहां पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वह राजनीति पढ़ चुके हैं, उन्हें अब नीतियों का ज्ञान हो गया है, इसीलिए वह पहले भंवरे को भेजकर, मधुकर को भेजकर सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं, हमारी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। और एक तो पहले से ही चतुर थे वह, और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु का अर्थ है अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब गुरु का मतलब बड़े, तो अब उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वह बहुत ही चतुर हो गए हैं। आगे वे कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वह हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं। वो कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोपियों की वाक पटुता देखिए, यानी बात करने की चपलता देखिए कि वह कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तो बहुत ही भले व्यक्ति हैं, बहुत ही भले मानस हैं। परहित डोलत ढाए। परहित यानी लोगों के हित के लिए,
डोलत ढाए यानी फिरते हैं, यानी लोगों का उद्धार करते हैं। तो वो कहती हैं, क्यों वह ऐसा कह रही हैं? क्योंकि वह उद्धव के माध्यम से कोई संदेश भेजना चाहती हैं। वे संदेश क्या है देखते हैं। वे कहती हैं कि हम अपना हृदय वापस चाहते हैं, अब अपने मन फेर पाएंगे, यानी अब हमें अपना मन वापस चाहिए, जो कि चलत जू होते चुराए, यानी जिसे श्री कृष्ण जाते हुए अपने साथ ले गए थे, वह हमें वापस कर दें। आगे वे कहती हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन, यानी वे क्यों अनीति कर रहे हैं, श्री कृष्ण क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो कि दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं, यानी दूसरों को न्याय और अन्याय का भेद सिखाते हैं, वे खुद हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमारा हृदय हमें लौटा दें। आगे वे कहती हैं कि राज धर्म तो यह सूरजो पर जाना जाही सताए। वे कहती हैं कि राजा का जो धर्म है वह यह है कि वह प्रजा को कभी ना सताए, और श्री कृष्ण हमारे राजा हैं। अगर वह राजा हैं तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, और हम सब कृष्ण की प्रजा हैं और उन्हें हमें नहीं सताना चाहिए। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पद बहुत ही रोचक लगा होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा हारील की लकड़ी कौन है और कैसे, और हमने यह भी जाना कि राजनीति पढ़ने के बाद कृष्ण में क्या क्या परिवर्तन भी हुए। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, और अगली कविता आपको पढ़कर आनी है अगले वीडियो के लिए, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 10 से 14 पर है। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे एकैकी अथवा एकैक। एक फलन f जो x से y में परिभाषित है एकैकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 belongs to x के लिए fx1 बराबर है fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर है x2, अन्यथा f1 बहुएक फलन कहलाता है। एकैकी का इंग्लिश में अर्थ होता है 1-1 और एकैक को इंग्लिश में हम इंजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार बहुएक का अर्थ होता है many one। चलिए परिभाषा का अर्थ समझते हैं। एकैकी का अर्थ यानी 1-1 का अर्थ ये हो गया कि f के अंतर्गत x के जितने भी अवयव होंगे यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। यानी अगर हम कोई प्रतिबिंब यानी fx1 बराबर fx2 लेते हैं, ये जब ही पॉसिबल होगा अगर हमारा x1 बराबर होगा x2 के। यानी एकैकी से बढ़िया हम 1-1 से इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं कि हर एक x के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो भी सिर्फ एक ही होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए x1 प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है और फंक्शन का नाम है f1। अब आप देख सकते हैं कि x1 में जो एक है उसका एक ही प्रतिबिंब है a, इसी प्रकार 2 का एक प्रतिबिंब है b, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है d और 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है c। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जितने भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4, इन सभी के एक ही प्रतिबिंब है इसके सह प्रांत में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए प्रांत है A और सह प्रांत है B। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जो x है उसका एक प्रतिबिंब है सह प्रांत में जो कि है 1। इसी प्रकार
y का भी एक प्रतिबिंब है, z का भी एक ही प्रतिबिंब है और w का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार के फलन को हम एकैकी अथवा एकैक कहते हैं। चलिए देखते हैं बहुएक। यहाँ देखिए f2 एक फलन है जो x1 से x2 पर परिभाषित है। x1 हमारा प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सह प्रांत में जो ये b है, ये दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी एक का प्रतिबिंब भी b है तथा दो का प्रतिबिंब भी b है। तो इस प्रकार के फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर भी अगर हम देखें सह प्रांत में तो a एक ऐसा अवयव है जो दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी दो अवयवों का प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब भी a है तथा दो का प्रतिबिंब भी a है। तो ऐसे फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। फलनों के प्रकार में दूसरा प्रकार है आच्छादक अथवा आच्छादी। एक फलन f जो x से y पर परिभाषित है आच्छादक यानी ऑनटू अथवा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव x किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात y जो कैपिटल Y में बिलोंग करता है के लिए कैपिटल X यानी प्रांत में से ऐसे अवयव x का अस्तित्व है जिसके लिए fx बराबर होगा y के। चलिए एग्जाम्पल से इसका अर्थ भी समझते हैं। यहाँ पर f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर यह हमारा सहप्रांत है। आप देख सकते हैं कि सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। इसी प्रकार दूसरे फलन को देखिए f जो x से y में परिभाषित है। यहाँ पर सह प्रांत कैपिटल Y है और आप देख सकते हैं कि fx जो है वो कैपिटल Y के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं आच्छादक अथवा आच्छादी में ऐसे फलन जिसमें जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर आ जाए। आप जानते हैं परिसर होगा fx तथा सह प्रांत है y। तो ऐसे फलन जहां पर सह प्रांत तथा परिसर आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे फलन को हम ऑनटू कहते हैं। चलिए एक ऐसे फलन का एग्जाम्पल लेते हैं जो आच्छादक नहीं है। इस फलन को देखिए, इसमें प्रांत है 1, 2, 3, 4 तथा सह प्रांत है a, b, c, d तथा अब आप देख सकते हैं कि इसका परिसर क्या है a, b, d। यानी यहाँ पर एक अवयव c ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी यहाँ पर हमें मिलता है कि परिसर जो है वो पूरी तरीके से सह प्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन एक आच्छादक फलन नहीं है। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, एकैकी तथा आच्छादक। इसको हम एकैकी आच्छादी भी कहते हैं। ये वो फलन होते हैं जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसे फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही होते हैं उसको हम एकैकी आच्छादी कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया है वो एकैकी भी है तथा आच्छादक भी है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो n से n पर परिभाषित है एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या को दर्शाता है। चलिए हल देखते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये फलन एकैकी है या नहीं। इसके लिए
x1 x2 मान लेते हैं n में बिलोंग करता है जो हमारा प्रांत है, तथा fx1 बराबर है fx2 के, यानी ये कंडीशन है हमारा कि अगर हमारा fx1 बराबर है fx2 के, यानी 2x1 बराबर होगा 2x2 के। यहाँ पे हमने फंक्शन जो परिभाषित है fx बराबर 2x वो रखा है। अब आप 2 से 2 को काटेंगे तो ये आया x1 बराबर x2, यानी परिभाषा के हिसाब से अगर fx1 बराबर है fx2 के तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि x1 भी x2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त करते हैं कि ये फलन एकेकी है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन बस इतनी है कि किसी भी fx1 बराबर fx2 के लिए अगर हम ये प्राप्त कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकेकी होगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकेकी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आच्छादक है या नहीं। इसके लिए हम y बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सहप्रांत में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सहप्रांत से। सहप्रांत से हम रैंडमली एक अवयव उठाएंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि एक रैंडम अवयव भी अगर हम उठाते हैं सहप्रांत से तो वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, और अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं तो ये फलन आच्छादक कहलाएगा, और अगर हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। अगर y n में बिलोंग करता है यानी सहप्रांत में, तब fx बराबर होगा y के। fx का मान है 2x प्रश्न के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होता है y बटे में 2। अब ये जो x है वह प्रांत में है, तो क्या ये x प्रांत में है या नहीं चेक करते हैं। अब आप सिंपली देखिए y बटे में 2 है। y अगर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या में है तो हर एक सम संख्या के लिए तो x प्रांत में है, यानी अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 बटे 2 1 होगा, वो प्रांत में है। 4 रखते हैं अगर y की जगह पे तो 4 बटे 2 2 होगा, वो भी प्रांत में है। पर क्या हम अगर y की जगह पर 3 रखें, 3 एक प्राकृत संख्या है, अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 3 बटे में 2 जो कि 1.5 है वो प्रांत में नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये लेते हैं हम प्रांत तथा सहप्रांत। जो आप दाईं साइड पर देख रहे हैं वो सहप्रांत है तथा बाईं साइड वाला प्रांत है। अब आप देखिए क्या सहप्रांत में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या का प्रतिबिंब है। चलिए देखते हैं। एक किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहाँ पर x की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या हम नहीं रख सकते हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा 1 आ जाए। अब आप देख सकते हैं fx बराबर यहाँ पे फंक्शन 2x है, तो 1 प्राप्त करने के लिए मुझे x की जगह पर 1/2 रखना होगा, और 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए 2 1 का प्रतिबिंब है, यानी अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं तो आंसर मेरा 2 आएगा। 3 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार 4 2 का प्रतिबिंब है। तो आप देख सकते हैं हर दूसरी संख्या किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। 1 3 5 7 एंड सो ऑन जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इन विषम संख्याओं का कोई भी प्री इमेज प्रांत में नहीं है, यानी ये संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन आच्छादक नहीं है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं जो ये फलन प्राकृत संख्या पर परिभाषित है, अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता तो क्या ये फलन आच्छादक होता? जी हाँ, तब हम सहप्रांत के सभी अवयव का प्री इमेज प्रांत में निकाल सकते थे। यानी 1 के लिए हम 0.5 सहप्रांत में हमें मिल जाता, क्योंकि 0.5 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार 3 के लिए 1.5 एक वास्तविक संख्या है, एंड सो ऑन। इस प्रश्न में ये फलन आच्छादक नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों के प्रकार। अगली वीडियो में हम फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे।
धन्यवाद। झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रहेगी। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड सरकार। हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा भाग। दोस्तों, कल के पाठ में हमने जाना था वैद्युत आवेश के बारे में, जिसके बाद आज हम जानेंगे इन्हीं वैद्युत आवेश के मूल गुणों को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैद्युत आवेश के मूल गुणों में आज हम बात करेंगे मुख्यतः 3 गुणों की: आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला गुण, यानी आवेशों की योज्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह योज्यता क्या है, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे कि ये बॉल। अब मान लीजिए कि इस बॉल पर कुल 4 आवेश Q1, Q2, Q3 तथा Q4 उपस्थित हैं। और मान लीजिए कि इस वस्तु यानी बॉल पर कुल आवेश को बड़े Q से दर्शाया जाता है। तो यह कुल आवेश यानी Q वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग होगा। मतलब Q बराबर Q1 जमा Q2 जमा Q3 जमा Q4। अब मान लीजिए कि Q1 5 कूलम, Q2 1 कूलम तथा Q3 और Q4 ऋणात्मक 3 तथा ऋणात्मक 2 कूलम है। तो आवेशों की योज्यता नियम के अनुसार कुल आवेश Q बराबर होगा 5 जमा 1 घटा 3 घटा 2 के, जिसे हल करने पर Q आता है धनात्मक 1 कूलम के। यानी आवेशों की योज्यता का अर्थ है किसी वस्तु पर कुल आवेश वस्तु पर उपस्थित आवेशों का उनके चिन्ह के अनुसार योग होना। चलिए अब बात करते हैं आवेशों के दूसरे मूल गुण, यानी वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 छड़ हैं, जिसमें से किसी एक छड़ पर कुछ आवेश उपस्थित है और यह दोनों ही छड़ मिलकर बनाती हैं एक निकाय यानी सिस्टम। तो हम देख सकते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश है 3 कूलम। अब मान लीजिए कि यह आवेश किसी कारण एक छड़ से दूसरी छड़ पर स्थानांतरित हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पूरा निकाय इन दोनों छड़ों को मिलाकर बनता है। तो अब अगर आप देखें तो इस निकाय के कुल आवेश, जो स्थानांतरण से पहले 3 कूलम था, आवेशों के स्थानांतरण के बाद भी 3 कूलम ही है। यानी इस पूरी क्रिया में दूसरी छड़ आवेशित भी हो गई, किंतु निकाय का कुल आवेश उतना ही रहा। यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आवेशों का तीसरा मूल गुण, जो है आवेशों का क्वांटमीकरण। दोस्तों, इसे समझने से पहले हम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद कर लेते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस किस प्रकार से किया जा सकता था। तो अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कुल 3 विधियां हैं: संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इन्हें याद करने को क्यों कहा। तो दोस्तों, इन तीनों ही विधियों में आवेश का स्थानांतरण होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु में आवेश का वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, तो यकीनन स्थानांतरण के समय एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही एक से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, न कि कोई आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलम। यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q को ज्ञात करने के लिए हमें बस उस वस्तु पर आए इलेक्ट्रॉन की संख्या जाननी है, और उस संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणनफल हमें बताएगा वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर NE, जहां Q वस्तु का कुल आवेश, N वस्तु पर उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन तथा E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और दोस्तों, यही कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का किसी वास्तविक पूर्ण संख्या का गुणज होता है। चलिए अब इसी नियम पर आधारित एक प्रश्न समझते हैं। एक प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर उसमें ऋणात्मक 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। ऊन से प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि छड़ को ऊन से रगड़ने पर कुल आवेश यानी Q उत्पन्न होता है, जो बराबर है ऋणात्मक 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलम के। अब वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण द्वारा हम लिख सकते हैं कि Q बराबर है NE के। और दोस्तों, क्योंकि हमें निकालना है N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो बराबर होगी Q बटे E के। चलिए अब इस समीकरण में हम Q तथा E का मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने पर N बराबर आता है 5 गुणा 10 की घात 12 के, यानी कुल इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात 12 होंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण जाने, जो थे आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों, कल के वीडियो में हम जानेंगे आवेशों के बीच लगने वाले बल और कूलाम नियम के बारे में। तब तक आप अपने घर जाकर आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषयों को अपनी पाठ्यपुस्तक से दोहराएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसमें आज हम जिन टॉपिक की बात करेंगे वो है आवेशों के बीच बल तथा कूलाम नियम की। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक आवेशों के बीच लगने वाले बल की। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि अलग अलग वैद्युत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, जबकि एक समान आवेश एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक दूसरे पर फोर्स यानी बल लगाते हैं। लेकिन
क्या आपने कभी सोचा है कि इस बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो दोस्तों, बल के इस परिमाण को मापने का आइडिया सबसे पहले आया था फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम्ब को, और उनके द्वारा किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को मापने के नियम को कहा जाता है कूलाम्ब नियम। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि बल अनुक्रमानुपात Q1 गुणा Q2। इसके अलावा ठीक गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे ही इस बल का परिमाण भी व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। यानी अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो बल व्युत्क्रमानुपाती होगा r की घात 2 के। अब अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को साथ में लिखें तो बल के परिमाण F को लिखा जा सकता है अनुक्रमानुपात Q1 Q2 बटे r की घात 2। और अगर अनुक्रमानुपातिकता के चिन्ह को हटाया जाए तो F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे r की घात 2 के। दोस्तों, यहाँ पर K को बोला जाता है आनुपातिकता स्थिरांक और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, यानी इसके परिमाण के साथ साथ इसकी एक निर्धारित दिशा भी होती है। और अगर हम माने कि यहाँ ये दो वैद्युत आवेश हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लाल वाले आवेश को हम 1 से अंकित करते हैं और नीले वाले आवेश को 2 से। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी आवेश 1 की वजह से आवेश 2 पर जो बल लग रहा है वो कुछ इस दिशा में होगा। दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं F21, यानी आवेश 2 पर आवेश 1 की वजह से लगने वाला बल। और ठीक इसी तरह आवेश 1 पर आवेश 2 की वजह से लगने वाला बल कुछ इस तरह से होगा और इसे लिखा जा सकता है F12, यानी आवेश 1 पर आवेश 2 की वजह से लगने वाला बल। अब दोस्तों, कूलाम्ब नियम के अनुसार इन दोनों ही बलों का परिमाण होगा एक समान और जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे r की घात 2। दोस्तों, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात की पारगम्यता, और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 12 कूलम की घात 2 प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इस मान को रखकर हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जो होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर। आइए अब इसी नियम पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। क्वेश्चन है, 5 माइक्रोकूलम आवेश के 2 कणों को 1 मीटर लंबे विद्युत रोधी तार से जोड़ा जाता है तथा इस निकाय को एक चिकनी सतह वाली मेज पर रखा जाता है। तार में उत्पन्न होने वाले खिंचाव की गणना करें। यानी 2 कण जिनका आवेश 5-5 माइक्रोकूलम है किसी 1 मीटर लंबे विद्युत रोधी तार से जुड़े हैं। दोस्तों, तार विद्युत रोधी होने की वजह से यहाँ आवेश एक कण से दूसरे कण पर स्थानांतरित नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरा निकाय एक चिकनी सतह वाली मेज पर रखा है जिससे किसी भी तरह की मूवमेंट को हम देख सकें। अब हमें निकालना है इस तार में उत्पन्न होने वाला खिंचाव। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये खिंचाव आखिर होगा क्यों, और इसे समझने के लिए हम देखते हैं
इस मेज का टॉप व्यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि दो समान आवेश करते हैं एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे पर लगाएंगे बल एक दूसरे के विरुद्ध कुछ इस दिशा में, जिसकी वजह से तार में होगा खिंचाव। और दोस्तों, यहाँ पर जो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं वो है Q1 बराबर Q2 बराबर 5 माइक्रो, या यूं कहें कि 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम, और R बराबर है 1 मीटर के। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये खिंचाव होगा कणों पर लगने वाले बल के ही बराबर, यानी T बराबर F, और कूलम नियम से हम निकाल सकते हैं F, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की घात 2 के। अब यहाँ पर हम Q1 Q2 और R का मान रखकर इसे हल करें तो F आता है 0.225 न्यूटन, यानी तार में उत्पन्न खिंचाव था 0.225 न्यूटन। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। हमारे आज के इस वीडियो में हमने बात की आवेशों के बीच लगने वाले बल की, जिसके परिमाण को मापने के लिए एक नियम दिया था फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम ने, और जिसे कहा जाता है कूलम नियम, जिसे हमने इस वीडियो में समझा था। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी पाठ के दो अन्य विषय, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।